नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसमें चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के बीच भारत ने लगाया कूटनीति का चौका। पीएम मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति से फोन पर की बात। साथ ही चौथी बार हुई जयशंकर अराघची के बीच बातचीत। हार्मूज से भी मिल रही है अच्छी खबर। एलपीजी संकट को लेकर विपक्ष का संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन। लोकसभा राज्यसभा में भी जोरदार नारेबाजी। साथ ही सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का नोटिस। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के 14वें दिन तेहरान प्रदर्शन के दौरान भीषण धमाका। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान मची अफरा तफरी। तो वहीं युद्ध के बीच ट्रंप ने किया बड़ा दावा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर की यह स्ट्राइक, फ्लूड डिपो को उड़ाया। तो उधर तालिबान ने चंद घंटों में पाक को सिखाया सबक। पाकिस्तान के कई शहरों में घुसे अफगान ड्रोन। अब महाराष्ट्र में भी लागू होगा यूसीसी। विधानसभा में प्राइवेट बिल से मचा हड़कंप। बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने आज विधानसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल किया पेश। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात मिडिल ईस्ट क्राइसिस में भारत की कूटनीति की। ईरान और इजराइल अमेरिका जंग से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा हुआ है, जिसका असर दुनिया भर में देखने को मिल रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात की है। इस दौरान पीएम मोदी ने भारतीयों की सुरक्षा समेत कई अहम मुद्दों पर राष्ट्रपति से चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि ऐसे समय में सबसे जरूरी है कि हालात को शांत करने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची से चौथी बार बातचीत की। ये बातचीत ऐसे वक्त में हुई है जब ईरान के हार्मूज स्ट्रेट से भारत के तेल और गैस वाले जहाज पार करने लगे हैं। साथ ही भारत अब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम कराने की कवायद में भी जुट चुका है। सर, मिडिल ईस्ट क्राइसिस के बीच में पीएम मोदी का बात करना राष्ट्रपति के साथ और जयशंकर का भी अराघची से बातचीत करना, ये बातचीत कितना इंपॉर्टेंट माना जा रहा है? देखिए, भारत इस युद्ध में शामिल नहीं है, बिल्कुल, लेकिन इससे प्रभावित है। शामिल नहीं होने के बावजूद अगर प्रभावित है तो ना अमेरिका को समस्या, इजराइल को समस्या, न ईरान को समस्या, केवल भारत के विपक्ष को समस्या है। और इसी बात को लेकर जब क्राइसिस का दौर चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज अगर रुका हुआ है, ईरान हमला कर रहा है, तो भारत दो तरफा रणनीति अपना रहा है। एक तो ईरान को समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप जिस युद्ध में हिस्सा लिए हो, दुनिया के सारे देशों को अपना दुश्मन मत बनाओ। जिस तरीके से इजराइल अटैक कर रहा है, आप अटैक कर रहे हो इजराइल पर, कोई बात नहीं। अमेरिका अटैक कर रहा है, आप अमेरिका के एयरबेस पर अटैक करो, कोई बात नहीं, क्योंकि वो दोनों मिलकर आपके खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं। लेकिन इस बीच आप सारे देशों को अगर दुश्मन बना लोगे, भारत में भी क्राइसिस पैदा हो जाएगा। यूएई भी क्राइसिस में है, वहां भी आप धमाके कर देते हो। सऊदी अरब में भी आप उसको भी दुश्मन बनाकर रखे हो, बहरीन को भी दुश्मन बनाकर रखे हो। तो सारा मिडिल ईस्ट के देश, खाड़ी क्षेत्रों में आप अपना दुश्मन पाल लोगे तो आसपास के देश जहां पर एनर्जी क्राइसिस चल रही है, वो भी आपका दुश्मन ही हो जाएगा। इसी बात को लेकर भारत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव भी पारित करवाया कि मिडिल ईस्ट में चल रहे इस संकट में ईरान की भूमिका सीमित होनी चाहिए। आप इजराइल से युद्ध करो, इसका मतलब यह नहीं है कि आप पूरे खाड़ी क्षेत्र में बम बरसाना शुरू कर दो। और वो पारित भी किया गया रेजोल्यूशन। यूएन की खबर आई, रिपोर्ट आई है कि 40 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं मिडिल ईस्ट के इस क्राइसिस से। तो इसका मतलब है कि भारत का प्रयास सकारात्मक तरीके से है, वो शांति स्थापित करना इस क्षेत्र में चाहता है। इसलिए प्रधानमंत्री भी एक्टिव हैं, विदेश मंत्री भी एक्टिव हैं और कूटनीतिक रास्ते से ही इस समस्या का समाधान चाह रहे हैं। बिल्कुल, तो जंग की वजह से हुए गैस संकट और जहाजों के फंसे होने को लेकर भारत की सरकार एक्टिव है। हर एक एक्टिविटी पर नजर रखी जा रही है ताकि भारत पर युद्ध का असर ना हो। पर हमारे देश का विपक्ष राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा। आज भी संसद के बजट सत्र के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। आज दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होते ही पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण देश में एलपीजी सिलेंडर की कमी को
लेकर विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। लोगों को हो रही दिक्कतों का हवाला देकर विपक्ष संसद परिसर में भी लगातार नारेबाजी करता रहा। सांसदों ने नारा लगाया, कतार में खड़े हिंदुस्तान, मोदी घूमे चीन जापान। बवाल हुआ और सदन की कार्रवाई को बार बार स्थगित करना पड़ा। साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ टीएमसी की अगुवाई में विपक्ष ने हटाने का प्रस्ताव दिया है। करीब 10 पन्नों वाले नोटिस में 7 बिंदु गिनाए गए हैं, जिनके आधार पर ज्ञानेश कुमार को हटाने का प्रस्ताव दिया गया। लोकसभा में दिए गए नोटिस में 130 सांसदों के, जबकि राज्यसभा में दिए गए नोटिस में 63 सांसदों के हस्ताक्षर करवाए गए हैं। सर, एलपीजी क्राइसिस को लेकर क्या हमारे देश का विपक्ष अफवाह फैला रहा है? बिल्कुल अफवाह फैला रहा है। अगर इन लोगों को एक सकारात्मक भूमिका निभानी है कि अगर देश संकट में चल रहा है, लोगों को परेशानी होनी है और हो रही है, तो राहुल गांधी जैसे नेता या फिर अखिलेश यादव या फिर ममता बनर्जी, जितने भी विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां हैं, उनके नेता और उनके पार्टी के फंड, ऐसा तो नहीं है कि उस पर सरकार ने कब्जा कर लिया है। आपने कौन से ऐसे अभियान प्रोग्राम चलाए, अपने कार्यकर्ताओं को आप ऐसे घर घर भेजते हो पर्चियां लेकर जब चुनाव में वोटिंग का समय आता है कि नहीं नहीं सबसे वोट दिलवाओ? क्या किसी भी पार्टी ने ऐसे समय में इस समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों को एक्टिव किया कि क्षेत्र में जाओ, उन लोगों के पास जाओ जो कतार में खड़े हैं, उनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करो। अगर उनके पास एलपीजी सिलेंडर नहीं है तो आसपास के लोगों से इकट्ठा करो। ये समस्या का समाधान का तरीका तो किसी पार्टी ने नहीं निभाया। अगर सरकार अपने तरीके से काम कर रही है तो उसमें आपको सहयोग करना है या उसको और विरोध करके उस समस्या को बढ़ाना है। यह विपक्ष की भूमिका है। इसको निगेटिव अप्रोच कहते हैं, जो तरीके इन लोगों ने अपनाए। संसद में हंगामा करने से गैस अपने आप पैदा नहीं हो जाएगा, रिफाइनरी में ऑयल पैदा नहीं होने शुरू हो जाएंगे। इसीलिए हंगामा की बजाय कोऑपरेट करना चाहिए और इसके लिए सड़क पर उतरना पड़ेगा, विरोध प्रदर्शन के लिए नहीं, सहयोग के लिए। जैसे कोरोना के समय लोग आ रहे थे, कोरोना वॉरियर बन रहे थे कि कैसे लोगों को सहयोग किया जाए, पॉलिटिकल पार्टियां नहीं कर रही थी। उसी तरह से लोगों को अब सामने आना चाहिए, आस पड़ोस के लोगों को सहयोग करने के लिए। ये प्रोटेस्ट करने वाले लोगों को सबक सिखाने के लिए भारत के लोग पहले ही तैयारी कर चुके हैं। जी, तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात मिडिल ईस्ट में जारी तनाव की। ईरान और इजराइल के बीच जारी जंग 14वें दिन में दाखिल हो चुकी है। अमेरिका का KC-135 एयर रिफ्यूलिंग विमान इराक में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आज तेहरान में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान भीषण धमाके की तस्वीरें भी सामने आई। ये धमाका वहां हुआ जहां सरकार के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा था। लोग इजराइल और अमेरिका के खिलाफ एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे थे। तो वहीं युद्ध के बीच ट्रंप ने दावा किया कि तेहरान आत्मसमर्पण करने वाला है। साथ ही ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई ने एक बयान में कहा कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के शिपिंग चैनल को अवरोध करना जारी रखेगा। हालांकि अब तक मुस्तफा खामनेई सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए थे और उनकी सेहत को लेकर अटकलें लगाई जा रही थी। एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि हमले में घायल मुस्तफा कोमा में है। तो वहीं ट्रंप ने भी आज दावा किया कि मुस्तफा खामनेई घायल है। सर, अब तो आधा महीना युद्ध का होने वाला है कल। अब आपको ये युद्ध कहां होता दिखाई दे रहा है? देखिए, कुछ समय का इंतजार है, क्योंकि ईरान के अंदर भी प्रोटेस्ट केवल इजराइल और अमेरिका के लिए नहीं है। ईरान के एडमिनिस्ट्रेशन में भी दो फाड़ हो चुका है। अब ईरान चाहता है, कुछ लोग चाहते हैं कि इस युद्ध को जारी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इजराइल और अमेरिका से युद्ध अगर हम इसी तरह करते रहे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम बंद करने की कोशिश करते रहे, जैसा मुजतबा ने कहा है, तो ऐसी स्थितियों में फिर पूरी दुनिया हमारा दुश्मन हो जाएगी। और अगर अमेरिका इजराइल चाहेगा तो फिर पाकिस्तान के रास्ते, अफगानिस्तान के रास्ते आपके पास आर्मी भी भेज सकता है। तो अभी तक तो सरेंडर के मोड में ईरान दिख नहीं रहा, लेकिन वहां पर जो दो फाड़ हुए पड़े हैं, इजराइल ने भी दावा किया है कि ईरान के एडमिनिस्ट्रेशन है जो बिखर चुका है। वहां कुछ जो अधिकारी हैं वो बाहर के देशों में शरण लेने की मांग कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि नहीं, अब डिस्ट्रक्शन की ओर ईरान अगर बढ़ रहा है तो यहां पर रहने का मतलब है खात्मा होना। और ये खामनेई जूनियर जो अभी अड़ा हुआ है, इसका भी निपटारा हो जाएगा जिस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। अभी ये बातचीत का दौर करें, उसके बाद बातचीत के बाद ये बताएं कि भाई परमाणु हथियार आप कहां रखे हो, प्रोसेसिंग है कि नहीं। तो खबर आती है कि ईरान में परमाणु
यूरेनियम जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है, परमाणु प्रोसेसिंग चल रहा है। तो ऐसे में तो युद्ध अमेरिका या इजराइल खत्म नहीं करेगा और आक्रामक तरीके से हमला करेगा। और ईरान को अगर अपने आप को बचाना है तो बातचीत का चैनल खोलें। पुतिन भी सामने है, चीन भी सामने है, भारत भी सामने है, सब अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। और ट्रंप इस बात का इंतजार कर रहा है कि कोई उस तरफ से आए, बताए कि ईरान में रिजीम चेंज हो जाएगा, बेहतर तरीके से वो कोऑर्डिनेट करेगा, कोऑपरेट करेगा, तो उसके बाद ऐसे ही युद्ध खत्म हो जाएगा। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध बढ़ता नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संघर्ष चरम पर है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के कई शहरों में एयर स्ट्राइक की है। पाक की एयरफोर्स ने कंधार हवाई अड्डे के पास निजी एयरलाइन काम एयर के फ्यूल डिपो को बम से उड़ा दिया। अफगानिस्तान के कई शहरों पर स्ट्राइक हुई है। इन हमलों में कई महिलाओं और बच्चों की मौत हो गई है। पाक ने रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया है, कई घर तबाह हो गए। हालांकि कुछ ही घंटों के भीतर अफगानिस्तान ने भी जबरदस्त पलटवार कर दिया। अफगान सेना ने पाकिस्तान के कई शहरों को निशाना बनाकर ड्रोन हमले किए। साथ ही अफगानिस्तान ने बयान जारी कर कहा कि हमारी जमीन पर होने वाले हर हमले का जवाब अब उनकी अपनी जमीन पर दिया जाएगा। सर, अब तो अफगानिस्तान रुकने वाला नहीं है, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए ये अफगानिस्तान कितना बड़ा संकट बन गया है? देखिए, अफगानिस्तान के पास वही ड्रोन अभी तक है जिसका इस्तेमाल कर रहा है जो पाकिस्तान के पास है। उसके पास भी तुर्की का ड्रोन है, उसके पास भी चीन का ड्रोन है, लेकिन अभी वो ड्रोन नहीं निकाला है जो भारत ने उसको सपोर्ट किया है। अभी तक तो ये शुरुआत चल रहा है। क्वेटा में, इस्लामाबाद में, पेशावर में, हर जगह पर अफगानिस्तान का दावा है कि हमने ड्रोन हमले किए हैं। कुछ ड्रोन हवा में ही उड़ गए और कुछ अपने टारगेट पर हिट कर पाया है। इसलिए पाकिस्तान जो अभी अफगानिस्तान की तरफ जा रहा है, इसको ये समझना चाहिए कि एक तो ईरान युद्ध में वो फंसा हुआ है और दूसरी तरफ ये अफगानिस्तान के साथ टकराव की स्थिति कर रहा है। और ऐसे रियासी इलाके में अगर अटैक करोगे तो अफगानिस्तान ईरान से ज्यादा खतरनाक पाकिस्तान के लिए साबित हो सकता है, क्योंकि ईरान को अभी भी पूरी दुनिया में, अगर पाकिस्तान की भी बात करें तो भी पूरी दुनिया में इनडायरेक्ट सपोर्ट केवल रूस और चाइना का है। लेकिन अफगानिस्तान को भी बहुत सारे सपोर्ट मिल रहे हैं। रूस का भी सपोर्ट है, चीन का भी सपोर्ट है। और चीन जो कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अभी फंसा हुआ है, न पाकिस्तान का सपोर्ट कर सकता है, न अफगानिस्तान का विरोध कर सकता है। लेकिन भारत जो इसके मौके की तरह देख रहा है, वो यूएन में भी पाकिस्तान का विरोध कर रहा है और लॉजिस्टिक सपोर्ट भी अफगानिस्तान को दे रहा है। अगर अफगानिस्तान ने भारत से डिमांड की ऐसे मौके पर, तो भारत ब्रह्मोस देने से चूकेगा नहीं। इसलिए पाकिस्तान जिस तरीके से आक्रामक रुख अफगानिस्तान की तरफ अपना रहा है, उससे भारत को एक बेहतर मौका है कि डायरेक्ट युद्ध के बजाय अमेरिका की तरह बैठकर इनडायरेक्ट युद्ध में भी पाकिस्तान को धराशायी कर दें। बिल्कुल। तो आज की आखिरी खबर में बात यूसीसी कानून की। उत्तराखंड के बाद महाराष्ट्र में भी यूसीसी लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में समान नागरिक संहिता लाने के लिए आज बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने सदन में एक प्राइवेट बिल पेश किया। इस बिल के पेश होते ही महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल मच गया। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य विवाह, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे व्यक्तिगत कानूनों में एक रूपता लाना है, जो वर्तमान में विभिन्न धर्मों के आधार पर अलग अलग है। इस बिल से महिलाओं को बराबरी के अधिकार सुनिश्चित करने में मदद भी मिलेगी। सर, अब तो महाराष्ट्र में यूसीसी लागू करने की तैयारी है, लेकिन महाराष्ट्र में यूसीसी कानून बाकी राज्यों से कितना अलग और कड़ा होने जा रहा है? देखिए, महाराष्ट्र हो या उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, भारतीय जनता शासित प्रदेश जितने हैं, उन जगहों पर यूसीसी लाए जाने की संभावना दिख रही है और कई जगह पर लागू किए गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी पिछले दिनों, और ये पहली बार नहीं की थी, ये चौथी बार टिप्पणी है, और इस बार तो सीधे कह दिया गया कि ये एक एक याचिका लेकर आते हो महिला के अधिकारों के लेकर, चाहे क्रिश्चियनिटी में हो या फिर इस्लाम में हो। अगर इस समस्या का स्थायी समाधान चाहते हो तो इसमें तो यूसीसी ही एक मामला हो सकता है, यूसीसी लागू करना पड़ेगा, लेकिन इसकी जिम्मेदारी लेजिस्लेचर के पास है, हमारे पास नहीं है। अब इससे सरकार को एक आधार मिला है, और अभी अगर ये क्राइसिस का दौर नहीं चलता, हंगामा नहीं चलता, तो देश में एक साथ
कई मुद्दे सामने नहीं आ सकते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी, प्रधानमंत्री मोदी की भी कई बैठक हुई है, अमित शाह को भी जिम्मेदारी दी गई है और लगता है कि अगले 1 साल के दौरान जैसे ही थोड़े से सामान्य स्थितियां आएगी उसके बाद केंद्र सरकार यूसीसी लाएगी और अगले चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को भी लगता है कि हमने सारे प्रोमिसेस पूरे किए, कश्मीर पर जो वादे किए थे वो भी पूरे कर दिए, अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर भी बन गया, यूसीसी एक बचा हुआ है और ये अनुकूल समय है जब कुछ राज्यों में लागू भी हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट का एक संबल भी मिल गया है कि अब तो यूसीसी लेकर आएंगे तो लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद ये अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं चैलेंज करने के लिए, विपक्ष तो जाएगा ही। तो उस स्थिति में भी सुप्रीम कोर्ट का रवैया स्पष्ट दिख रहा है कि वो यूसीसी को लागू करने से सरकार को रोक नहीं पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समझाने धन्यवाद। के लिए। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।